दोस्तों अगर आप भी 12 मार्च को अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं कक्षा 12वीं का, तो आज का ये क्लास आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का हर वो टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कह सकते हो कि जो आपका ग्रामर है आपके पेपर में सेक्शन सी के अंतर्गत पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर सी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को एक वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम लोग नरेशन बताएंगे, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपके इस टॉपिक में बोले तो 2 नंबर आपको यहां पर दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका सिंथेसिस होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। साइनोनिम्स आपके पूछे जाते हैं, जिसे आप समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो वो सारे टॉपिक आपको यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बताएंगे, 20 से 25 शब्द, जो कि लगभग आपको इनको पढ़ लेना है और आपका यहां से ग्रामर जो है समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एंटोनियम्स हो गया, जिसे आप विलोम शब्द बोलते हो, ठीक है। यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही आपका इंग्लिश में भी पूछता है इसी प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपका यहां पर हो जाएगा होमोफोन्स, ठीक है। इसका अलावा जिनके मतलब उच्चारण एक जैसे हुआ करते हैं और अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें होमोफोन्स बोलते हैं। फिर आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, और हिंदी टू इंग्लिश आपका ट्रांसलेट करने के लिए आता है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा। तो ये टॉपिक है जो कि आपके ग्रामर पोर्शन में आएंगे। तो आपको ज्यादातर अगर प्रॉब्लम है तो ग्रामर में ही है, मुझे पता है, क्योंकि देखो ग्रामर क्या होती है, हर बच्चे को समझ नहीं आती। पूरे साल मान लो आप कोचिंग वगैरह नहीं करते हो तो स्कूल में बहुत ही कम अच्छे से पढ़ाया भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को समझेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं 3 ऐसे टॉपिक को आपको शुरू में बता देते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं, समझ रहे हो। आपका जैसे पेपर है तो उस पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन बनते हैं। मैं जैसे दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको, ताकि क्लियर हो जाए, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ये हमारे पास देखो एक 2025 के लिए वायरल पेपर है। अब देखोगे तो यहाँ पर सेक्शन ए जो होता है ये तो आपका अनसीन पैसेज होता है। अब ऐसे ही आप आओगे तो यहाँ पर देखोगे तो सेक्शन नंबर जो सी है ग्रामर पोर्शन का, इसमें आपका प्रश्न संख्या 4 में देखोगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के तो होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही आपका ए हो गया, बी हो गया और सी। तो सी के बाद आप देखोगे तो जैसे ही आप यहां पर आते हो डी नंबर में, तो यहां पर आपको डी और ई में ये साइनोनिम्स और यहां पर एंटोनियम्स, ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फिर 5वें प्रश्न में आपके सारे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, पैसिव एक्टिव, ये सारे क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं। तो ग्रामर पोर्शन का ही है। शुरू करते हैं। पहले मैं आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताता हूं, पहले एंटोनियम्स का, साइनोनिम्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर पूरा हिंदी के साथ समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए रहेगा। पहले हम एंटोनियम्स की अगर बात करें, एंटोनियम्स होता क्या है, विलोम शब्द, जैसे कि अपोजिट बोलते हैं ना आप लोग यहां पर। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं, यानी कि वही शब्द बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना है इनको, ठीक है। यहां पर है आपका पहला शब्द एबब। एबब का जो हिंदी होता है, आपका हिंदी में अर्थ होता है वो होता है ऊपर। तो इसका हो जाएगा आपका इंग्लिश में अपोजिट, यानी उल्टा शब्द अगर बोले तो विलोम शब्द, तो बेलो हो जाएगा। तो ऊपर का मतलब नीचे आप बोल दो वेलो, है ना। इसका एंटोनियम से आपको तैयार कर लेना। इसके बाद अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण, तो इसका हो जाएगा डिफेंड, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, एंटोनियम्स, डिफेंड हो जाएगा। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका आप एंटोनियम से बनाओगे तो ये हो जाएगा इनएबिलिटी, ठीक है। इसके बाद एडवांस। एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना, तो इसका हो जाएगा रिट्रीट, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है एडवर्सिटी, तो इसका मतलब होता है विपत्ति। एडवर्सिटी का हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये आपका एंटोनियम है इसका। अगला शब्द आपका आता है यहाँ पर अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन, तो इसका हो जाएगा डिपार्चर। क्या हो जाएगा, डिपार्चर, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या है, अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार, या मतलब सीज भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर रहता है। अगर साइनोनिम्स का आएगा तो इनसे कुछ शब्द भी और मैं आपको बताऊंगा जो कि इसी में रिलेट करेंगे। साइनोनिम्स एंटोनिम्स लगभग सेम होते हैं कुछ, है ना, उनका मतलब पूछने का तरीका, तो वो मैं बताऊंगा। अरेस्ट का रिलीज हो जाएगा, है ना, मतलब रिलीज का मतलब होता है फ्री करना या छोड़ देना। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, तो इसका हो जाएगा डेसेंट। क्या हो जाएगा, डेसेंट। इसके बाद देखोगे यहाँ पर आपका एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी उल्टा शब्द, इनएक्यूरेट, है ना।
इसके बाद देखो एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका हो जाएगा मीगर्स। देखो मैं इसलिए यहाँ पर हिंदी लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना मैं इंग्लिश बोल देता, समझ में ही नहीं आ गया भाई इसका मतलब क्या होता है ना। तो कम समय में बेहतर तैयारी करना है तो आप लोग जुड़े रहना चैनल से, मैं आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। तो ये 10 आपके शब्द हो गए एंटोनियम्स के। इसके बाद 11 नंबर देखिए एंटोनियम्स, टोटल मैं आपको 25 शब्द बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। और अगर इतना कर लोगे तो एंटोनियम्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है भाई एंगल, एंगल मतलब होता है देवदूत, इसका हो जाएगा डेविल, ठीक है, ये हो जाएगा। 12 नंबर देखो ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है धारहीन। जैसे कोई मान लीजिए कि हथियार है कोई, जैसे कि कुल्हाड़ी वगैरह औजार है, तो वो क्या होता है मान लीजिए उसकी धार नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, धारहीन। अब इसका हो जाएगा शार्प, शार्प का मतलब होता है धारदार, आप बोल सकते हो, इसी का उल्टा है ना। फिर क्या है बरेन, बरेन मतलब होता है बंजर, तो बंजर का मतलब क्या होता है, फर्टाइल। देखो बंजर मतलब किसी जमीन को बोलते हैं जहां पर कोई फसल पैदा ना हो या उपजाऊ ना हो, तो उसको हम बरेन यानी बंजर बोलते हैं। तो फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाएगा, जस्ट उल्टा इसका। इसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है यहां पर जटिल, जटिल का मतलब होता है पेचीदा या जटिल आप बोल सकते हो, जो कठिन काम हो, तो इसका हो जाएगा सिंपल, ठीक है। सिंपल आपको कर देना इसका अपोजिट यानी एंटोनियम्स में। इसके बाद 15 नंबर कन्फेस मतलब स्वीकार करना, तो इसका आपको तैयार कर लेना है डेनी हो जाएगा, है ना, यानी कि अस्वीकार हो जाएगा इसका। इसके बाद है सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, तो इसका हो जाएगा विल्ड, विल्ड मतलब जंगली, है ना, असभ्य भी बोल सकते हो। डीप मतलब होता है गहरा, तो इसका हो जाएगा साइलो। नेक्स्ट है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो इसका हो जाएगा कैश यानी नगद। अगला देखो सर्टेन मतलब निश्चित, तो इसका हो जाएगा अनसर्टेन। फिर है केयर, केयर मतलब होता है देखभाल, तो इसका हो जाएगा नेग्लेक्ट यानी अनदेखा करना। फिर यहाँ पर है कंपेयर करना, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना किसी से, है ना, बोलते हैं ना कंपेयर, तो किसी से तुलना करना, तो इसका हो जाएगा कंट्रास्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है करेजियस, करेजियस मतलब होता है साहसी, किसी व्यक्ति को जैसे साहसी है तो उसको हम बोलते हैं करेजियस, तो इसका हो जाएगा टाइम्ड, टाइम्ड का मतलब होता है डरपोक, है ना, तो साहसी का उल्टा यही ना होगा, अपोजिट तो हमें बताना इसमें। फिर है डिमांड का मतलब होता है मांग, और सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति, तो डिमांड का उल्टा क्या होगा, सप्लाई। नेक्स्ट है आपके पास डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, तो इसका हो जाएगा स्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, ठीक है। तो गतिशील का स्थिर, कोई चीज चल रही है तो उसको स्थिर बोलेंगे तभी ना उसका उल्टा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 24 नंबर। लास्ट यहाँ पर है आपका एंटोनियम्स में 25 एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश, तो ये हो जाएगा स्ट्राइक, है ना, तो निकास। इस प्रकार से अगर ये 25 कर ले, तो मैंने यहाँ पर इनको छांट छांट के आपकी बुक से लिया है और वही लिए हैं जो कि ज्यादातर मतलब पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो 25 आपके एंटोनियम्स हो गए। अब भाई बात करते हैं साइनोनिम्स की। साइनोनिम्स आप जानते हो क्या बोलते हैं इनको, समानार्थी शब्द, ये भी पूछे जाते हैं। तो भैया एक वीडियो में कवर करना, अगर इस प्रकार की वीडियो आपको देखना पसंद है ना तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई अगर कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, कौन सा सब्सक्राइब में आपको कुछ पैसे लग जाने हैं। चलिए देखना, साइनोनिम्स में भी आपको इसी प्रकार से मैं 25 शब्द बताऊंगा, ठीक है। और अगर ये 25 कंप्लीट हैं तो समझ लो कि आपका आ ही जाना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आता है तो, लेकिन फिर भी तैयार तो करना पड़ेगा, है ना। तो ग्रामर से नंबर ना कटे इसके लिए आप लोग देख लीजिए। चलो साइनोनिम्स में आपका पहला है अटेन, अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका हो जाता है अचीव या गेन। देखो मैं दो क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी मान लीजिए कि जैसे विकल्प में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, अब विकल्प में मान लीजिए अचीव ना दे करके कभी गेन दे दिया, तो फिर वहां पर सोचो कि भैया हम तो अचीव पढ़े थे और ये गेन कैसे आ गया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं आपको जहां पर डबल की जरूरत होगी वहां पर मैं डबल भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसका अचीव या गेन दोनों का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना। अबंडन मतलब होता है छोड़ना या त्याग देना भी बोल देते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका समानार्थी यानी इसी के समान हो जाएगा लीव। लीव का मतलब ही होता है छोड़ देना। फॉरसेक मतलब भी होता है भूल जाना या छोड़ देना, तो लीव या फॉरसेक आपके इसके हो जाएंगे अबंडन के क्या हो जाएंगे, साइनोनिम्स। नेक्स्ट आपका होता है अटैक, अटैक मतलब होता है आक्रमण, किसी पर आक्रमण कर देना, तो भाई इसका हो जाएगा एग्रेशन, एक ही होता है एग्रेशन, इसको कर लीजिए। एबिलिटी मतलब योग्यता, तो इसका मतलब होता है टैलेंट, टैलेंट का मतलब भी होता है योग्यता या क्षमता, तो क्या हो जाएंगे साइनोनिम्स हैं। एंगर मतलब होता है क्रोध, तो इसका हो जाएगा रेग या वर्थ, ठीक है। फिर नंबर 6 आपके पास एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, और या तो इसी को बोल देंगे एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये आपके दोनों साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, या इसका आप बोल दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा वायलेंट, ठीक है, बहादुर का ही आपका क्या हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां है वेन, वेन मतलब होता है साप या अभिशाप, है ना, होता है ना। कर्स इसका हो जाता है, जैसे कर्स मतलब भी होता है अभिशाप देना, किसी को शराप देना, ऐसे बोलते हैं। मिसचीफ का मतलब भी होता है साप, ठीक है। तो कर्स, मिसचीफ, वेन ये तीनों एक ही प्रकार के शब्द हैं।
इसके बाद बेनिफिट का होता है लाभ, तो इसका हो जाएगा प्रॉफिट एडवांटेज, क्या हो जाएगा प्रॉफिट या एडवांटेज। फिर इसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आप जानते हो भाई सुंदर के लिए बोलते हैं, सुंदर शब्द है ना, सुंदरता के लिए होता है। तो इसका प्रिटी और लवली भी आपका ये दो शब्द हैं जो कि मतलब किसी प्यारे व्यक्ति के लिए बोलते हैं, या ब्यूटीफुल यानी सुंदर के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। फिर इसके बाद बिजी, बिजी मतलब होता है व्यस्त, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑक्युपाइड, क्या हो जाएगा ऑक्युपाइड। नेक्स्ट यहाँ पर है बोन मतलब वरदान के लिए, तो इसका हो जाएगा फेवर या कंफर्ट, ठीक है, फेवर या कंफर्ट इसी का होता है वून, वून के मतलब वरदान के लिए, ठीक है। तो ये 10-12 हो गए ना। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर सिनोनिम शब्द में आपको तैयार करना है कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब होता है अपराधी, ठीक है, अपराधी, तो इसका हो जाएगा क्रिमिनल। आप बोलते हो ना क्रिमिनल, तो क्रिमिनल किसके लिए यूज होता है, कोई अपराधी व्यक्ति के लिए, तो भाई ये आपका कॉन्विक्ट का क्या हो जाएगा, अपोजिट, सॉरी सिनोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट की बात नहीं, यहाँ पर सिनोनिम्स है, समानार्थी। नेक्स्ट है क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चतुर, तो इसका हो जाएगा टैलेंटेड। अगला है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, है ना, और इसका हो जाएगा स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब भी होता है संघर्ष, है ना, या कठिन परिश्रम, है ना, इस प्रकार से बोल सकते हो। तो इसके बाद देखिए कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है पकड़ना, तो इसका हो जाएगा अरेस्ट, अरेस्ट मतलब भी पकड़ना या किसी को गिरफ्तार करना, और सीज मतलब भी होता है पकड़ना या बंद करना। जैसे बोलते ना आप वर्ड किया जाता है भाई इस गाड़ी को सीज कर दिया गया इस चौकी पर, पुलिस थाने पर, ऐसे तमाम चीज़ें होती है, तो सीज का मतलब भी होता है पकड़ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है करप्ट, करप्ट मतलब करप्शन यानी भ्रष्ट व्यक्ति को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा डेमोरियलाइज्ड, ठीक है, करप्ट का क्या होगा सिनोनिम्स, डेमोरियलाइज। नेक्स्ट है डिफीट, डिफीट मतलब होता है हराना, इसका हो जाएगा ओवरकम, ओवरकम मतलब आप जानते हो क्या होता है, विजय प्राप्त करना, यानी किसी को हरा दोगे तभी ना विजय प्राप्त कर लोगे, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के होते हैं सिनोनिम्स। डिफीट मतलब हराना, किसी को हरा देना, और ओवरकम मतलब होता है कि विजय प्राप्त कर लेना, तो जब कोई हार जाएगा तो अभी ना आप लोग विजय प्राप्त करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक दूसरे के सिनोनिम्स। नेक्स्ट है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब होता है यहाँ पर छोड़ना, इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, है ना, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मोबाइल में आप देखते होगे ना, तो डिस्कार्ड का ऑप्शन आया करता है, तो वही चीज़ है, छोड़ देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, कहीं से आपको बाहर निकलना है, किसी ऑप्शन पे आप गलत चले गए तो डिस्कार्ड का ऑप्शन आता है इस प्रकार से। इसके बाद होता है डीड, डीड मतलब होता है कार्य, तो इसका हो जाएगा अचीवमेंट यानी उपलब्धियां या कार्य। इसके बाद देखो यानी वर्क वाला कार्य अलग है और ये अचीवमेंट कार्य अलग है, ठीक है। डीड मतलब होता है कोई अच्छे कार्य, ठीक है, बहुत ही अच्छे कार्य, आप अचीवमेंट कोई उपलब्धि हासिल कर रहे हो तो वो आपका अचीवमेंट में आएगा। लेकिन वर्क मतलब WORK जो होता है वो वर्क होता है भाई आप जो काम कर रहे हो वर्तमान में, यानी कि जो छोटा मोटा काम भी है, तो ये बड़ी चीजों के लिए यूज होते हैं अचीवमेंट, है ना। इसके बाद डेवलप, डेवलप मतलब होता है विकास, तो इसका हो जाएगा प्रोड्यूस या ग्रो, ग्रो मतलब ग्रो करना है, प्रोड्यूस करना, ये भी आपके विकास के अंतर्गत आते हैं। डिस्कवर होता है खोजना, यानी कि आप किसी चीज को सर्च कर रहे हो, डिस्कवर, इसका जो सिनोनिम्स होता है वो डिस्क्लोज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, तो इसका हो जाएगा डिवाइड। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना या प्रयत्न करना, तो इसका हो जाएगा अटेम्प्ट या ट्रायल। देखो जैसे बोलते हैं ना कि आपने भाई कितने अटेम्प्ट एग्जाम दिए, तो जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम है, आपने 3 अटेम्प्ट दिए, तो भैया यहाँ पर 3 प्रयत्न मतलब 3 बार आपने प्रयास किया, तो यहाँ पर अटेम्प्ट या ट्रायल या एफर्ट एक ही चीज होती है, तो इनका सिनोनिम्स यहाँ पर यही रहेगा। समझ में आया? चलिए इसके बाद यहाँ पर लास्ट 25 नंबर शब्द है एनिमी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, जो कि शत्रु बोल सकते हो आप लोग, इसका हो जाएगा अपोनेंट। तो ये मैंने 25 शब्द आपको सिनोनिम्स के बता दिए और 25 शब्द मैंने एंटोनियम्स के बता दिए। अब ये 2 टॉपिक यहाँ पर ग्रामर के, उम्मीद करूंगा कि आपके मजबूत हो जाएंगे अगर इतना पढ़ लोगे, ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर इतना पढ़ लोगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में यही कहोगे पेपर नहीं बना, ठीक है। तो फिर ये तो भाई कहने वाले कहते रहते हैं, आपकी गलती रहेगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स तब के लिए होते हैं जब आपको पास होना है, अगर थोड़ा सा स्कोर करना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है। चलिए तीसरा टॉपिक भाई हमारे पास आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी के पेपर में भी आया था ना 24 फरवरी को, आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन, तो इंग्लिश में भी आएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको टोटल 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा या 20 शब्द ऐसे बताऊंगा जो कि कर लोगे पेपर में फंस जाएगा, 100% फंस जाना है। चलिए तो इसके बाद देखना यहाँ से, क्योंकि रिपीटेड होते हैं ना, जो कि मतलब लगातार पिछले कई सालों से पूछे जाते हैं, उनको मैं ज़्यादा फोकस किया करता हूँ, है ना, क्योंकि चांस रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए तो यहाँ से पहला आपके पास है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो भैया आपको यह कह रहा है कि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन,
रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि कोई अपने जीवन के बारे में अगर खुद लिखता है तो उसको हम आत्मकथा बोलते हैं, और आत्मकथा को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब ये है कि भाई कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में अगर खुद लिखता है तो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा। अब समझ में आया ना? इसीलिए मैंने हिंदी के साथ लिया ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए, और अगर थोड़ा सा याद कर लोगे तो 3 दिन की कहानी है और 3 दिन में पूरा आप करके आओगे। अगला क्वेश्चन आपके पास यहां पर इस तरीके से दिया गया है, ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि नहीं बिलीव करता भाई भगवान पर, उसको हम नास्तिक बोल देंगे, एथिस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एन असेंबली ऑफ लिस्टनर, यानी कि सुनने वालों की भीड़ को हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना ऑडियंस, जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई भाषण दे रहा है, कोई भजन हो रहा है, तो एक व्यक्ति सुना रहा है लेकिन उसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब संख्या कितनी है? 100 है, 200, 1000, कुछ भी हो सकती है। तो जो सुनने वाले होते हैं, लिस्टनर असेंबली मतलब सभा, सुनने वाले की सभाओं को हम लोग ऑडियंस या श्रोता बोलते हैं। तो इसका एक शब्द में हो जाएगा ऑडियंस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 4 आपके पास है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। अब यहाँ पर देखो ये जीवनी बोलते हैं, कह रहा है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। अगर कोई व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वहां पर जीवनी बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसा यहां पर था नंबर 1 पे कि भाई कोई व्यक्ति अगर खुद के बारे में, मैं हूं जैसे मैं अपने जीवन के बारे में खुद लिखूं, है ना, तो वो बुक जो होगी, मैं अगर खुद के बारे में लिखूंगा तो वो आत्मकथा होगी। और लेकिन अगर कोई हमारे जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, हमने कोई अच्छे काम किए और भाई साहब उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में लिख रहा है, तो वो जीवनी के अंतर्गत आता है और इसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है और बायोग्राफी जीवनी होती है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन को दूर कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम्स, इसको बोलते हैं कॉन्टेम्पररी, है ना। इसके बाद यहां पर हो जाएगा ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि जनता का जनता के द्वारा शासन जो होता है डेमोक्रेसी है, जो कि प्रजातंत्र चल रहा है ना, लोकतंत्र में हमारे। इसके बाद देखिए फिट टू बी चूजन एलिजिबल, ये चुनने के योग्य जो होता है उसको एलिजिबल होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब समझ गए ना आप लोग? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? हम लोग अभी भी चुनाव होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने से बन जाता है। हम लोग जब चुनते हैं जो है सदस्यों को, तो जब हम हमारे चुने गए सदस्य जो है आगे जाते हैं तो वहां पर फिर मुख्यमंत्री का उसी पार्टी का या प्रधानमंत्री या जो भी लीडर होते हैं तो उसी पार्टी का बनते हैं जिस पार्टी को हम जिताते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहां से ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, जो ऐसा व्यक्ति, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, है ना, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ऐसा व्यक्ति जो कि खुद के बारे में ही हमेशा सोचता रहे, वो एगोइस्ट होता है। ठीक है, स्वार्थी बोल सकते हो। वन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता है उसको फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी बोलते हैं। समझ में आया? चलिए इसके बाद आ जाते हैं, यहां से हो गए 9 और 10वां नंबर पे आओ। नंबर 10 आपके पास है वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए काम करने वाला। मर्सनरी होता है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो उसको ऑर्फन बोलते हैं या अनाथ बोल सकते हो। ठीक है, जिसके माता पिता नहीं होते वो अनाथ होता है तो ऑर्फन हो जाएगा इसका मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक शब्द में उत्तर। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसमें हम लोग आर पार देख सकें, यानी कि वो होता क्या है एक प्रकार से पारदर्शक बोल सकते हैं। ऑपाक्यू। नेक्स्ट है वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस, पेलेग्रिम्स होता है, यानी किसी पवित्र स्थान की यात्रा को हम लोग तीर्थयात्री, मतलब जैसे कोई पवित्र स्थान की यात्रा करने जाता है उसको तीर्थयात्री बोलते हैं, है ना। लेकिन देखो जर्नी एक प्रकार से यात्रा है, होली प्लस का मतलब होता है पवित्र स्थान। तो कहीं पवित्र स्थान पर किसी, जैसे कि आप लोग मान लो जा रहे हो अयोध्या जा रहे हो, आप लोग बद्रीनाथ जा रहे हो, आप लोग केदारनाथ जा रहे हो, आप लोग खाटू श्याम कहीं पर जा रहे हो, तो अच्छे मतलब ये पवित्र स्थान है, देवताओं के स्थानों पर जा रहे हो, तो वो पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री उनको बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है। अब इसके बाद यहां पर आता है आपका ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकता, उसको इलेटरेट बोलते हैं। आप समझते ही होंगे, निरक्षर या मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ बोल सकते हो। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये डबल हो गया आई थिंक, है ना, डेमोक्रेसी होता है। वन हु डज नॉट ईट मीट, यानी कि जो मांस वगैरह नहीं खाता उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है, देशभक्त होता है। ठीक है, पैट्राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है दैट इज डिफिकल्ट टू बी बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो उसको अनबिलीवेबल बोलते हैं। अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय। ठीक है, इसके बाद है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब डिक्टेटर होता है जिस ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण स्वामित्व हो, डिक्टेटर, है ना।
उसको डिक्टेटर बोलेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ से देखिएगा तानाशाह होता है, इसका मतलब डिक्टेटर का मतलब ऐसा राजा जो पूरी तरीके से, जैसे हिटलर को आपने सुना होगा, जर्मनी में इतिहास में आपने पढ़ा होगा, हिटलर को तानाशाह बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो जो चाहता था वो अपना चुनाव मतलब अपने हिसाब से कर सकता। जैसे आज के टाइम पर एक देश है ना, आपको पता ही होगा, जो कि अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वहां पर कोई कुछ रोक टोक नहीं है ना, जिसको चाहे जैसा चाहे वैसी सजा दे, है ना, तो वो डिक्टेटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वन हु नो मेनी लैंग्वेज, जो अनेक भाषाएं जानता है उसको यहाँ पर लिंग्विस्ट बोलेंगे। इस प्रकार से ये 3 टॉपिक जो है आपके पूरे यहाँ से समाप्त होते हैं। उम्मीद करूंगा ये तीनों आपको समझ में आ भी गए होंगे। इसके बाद देखो यहाँ से नरेशन वगैरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये इसमें इस प्रकार से आते हैं। कुछ सिंपल सेंटेंस भी रहते हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब हाई लेवल के भी रहते हैं, तो आपको क्या है वहां पर थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ कैसे आखिरकार होता है। जैसे कि आपके पास एक सेंटेंस है, ही सेड दिस इज माई बुक, उसने कहा कि यह मेरी किताब है। तो भाई ये सिंपल है, कुछ नहीं। यहां पर से जैसे ऐसे सेंटेंस जब आएंगे आपके सामने तो एक चीज याद रखना, देखो यहां पर ही सेड है, फिर कॉमा है यहां पर, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसको क्या करोगे, ही सेड और यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर देना है। ही सेड दैट वाज, अब यहां पर देखो ये दिस था, ये दैट में चेंज हो गया है ना सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपको क्या करना है, इसमें आप इज की जगह पर वाज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाता है, तो फिर वहां पर वाज लग जाएगा और माई आप हिज कर देना, अब बुक ही रहेगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट में बदल गया, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ऐसे जैसे यहां पर दूसरा है, ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, तो यहां पर अब देखो ज्यादा व्याकरण पोर्शन का टाइम है नहीं, क्योंकि बेसिक में आप अगर बेसिक समझाने लगेंगे है ना, पूरा रूल्स वगैरह हर चीजें, तो उतना समय थोड़ी है। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग प्रयास करना, आई थिंक हो जाए कि मान लो सही चला जाए तो फिर नंबर यहां पर मिल सकते हैं, और अगर प्रयास किए रहोगे तो 2 नंबर का है। मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत कहीं पर मिस्टेक है तो हो सकता है अगर प्रयास करके आओगे तो 2 नंबर में एक नंबर तो सारे में मिल ही जाएंगे। तो सभी को अगर अच्छे से करोगे तो उसमें नंबर आपको मिलते हैं। तो ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, मतलब उसने कहा कि मैं तुम एक छात्र हो, तो यहां पर जगह ही सेड और जोड़ने के लिए सिंपल सेंटेंस है वहां पर दैट लगा दो। यू आपका सब्जेक्ट के अनुसार इसमें चेंज होगा तो ही हो जाएगा, और आर है तो भैया ये पहुंच जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना, तो यहां से प्रेजेंट से पास्ट में गया तो वाज हो जाएगा, और ए स्टूडेंट आपका वही इसी तरीके से जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से आपको इनको करना है। समझ में आया? ऐसे यहां पर देखो इंपॉर्टेंट दिया गया अगला एक, कह रहा है कि द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी टीचर यानी छात्र अध्यापक ने क्या कहा भाई कि सूरज जो होता है वो पश्चिम में अस्त होता है। सिट्स मतलब कि अस्त होना, है ना, डूबना। तो यहां पर टीचर क्या बोल रहे हैं, टीचर यही ना कह रहे हैं, सिंपल है भाई, सभी को पता है, वो आपको अच्छी सीख दे रहे हैं। यहां पर कोई आर्डर वगैरह थोड़ी कर रहे हैं टीचर कि भाई ये करो वो करो। सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सत्य है। तो इसका बनेगा क्या, द टीचर सेड, और फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए दैट, और फिर इसके बाद द सन सेट इन द वेस्ट। पूरा सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं। आप सोचो कि भैया टीचर हैं तो क्या आदेश वगैरह दे रहे हैं, क्या ऑर्डर वगैरह का शब्द यहाँ पर यूज होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं, सिंपल है। तो ये आप लोग ऐसे करना। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर है माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, तो इसका माई मदर सेड और दैट जोड़ देना है, मैन इज मॉर्टल, ये सिंपल है। तो दैट जोड़ने वाले जो होते हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ऐसे करके आना, आपका नंबर मिल सकता है। जैसे कि आपका एक यहां पर है, he said to me what did you do yesterday, उसने कहा कि तुम कल क्या करोगे, तो यहां पर उसने कहा है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, आस्क्ड का प्रयोग करें, क्योंकि वो पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कोई अगर आपसे कह रहा है कि तुम कल कहां जाओगे क्या करोगे, तो वो आपसे क्या है, पूछना चाह रहा है ना, पूछ ही रहा है ना कि आप क्या करोगे कल। तो यहां पर ऐसे जब सेंटेंस का अर्थ आपको समझ में आया कि यार कोई पूछ रहा है, तो फिर वहां पर आस्क्ड का प्रयोग करोगे। ही आस्क्ड मी, है ना, उसने मुझसे पूछा व्हाट आई डिड डू द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज करके लिखना होता है प्रीवियस डे, तो यहां से हो जाएगा ये प्रीवियस डे। ऐसे आते हैं जो सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं नरेशन के अंतर्गत। अब जैसे सिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। इसमें संश्लेषण में मतलब क्या होता है, जैसे इस प्रकार का आएगा सेंटेंस आपके सामने, जैसे कि एक दिया गया है यहां पर, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट। मतलब कि भाई यहां पर ये कह रहा है, आपके पास एक सेंटेंस पहले यहां से स्टार्ट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में निकलता है, यहां पर एक सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट आपका अगला सेंटेंस स्टार्ट है, दिस इज फैक्ट, यह एक तथ्य है।
अब दो सेंटेंस हैं, सिंथेसिस में आपको ऐसा कुछ करना है कि दोनों को मिला करके हम एक कर दें, एक में बना दें, वो हमारा सिंथेसिस यानी संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब ही है दोनों को मिला देना, मिश्रित कर देना, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहां पर पहली लाइन में कहा कि सूरज पूर्व में निकलता है, और यह एक तथ्य है, बिल्कुल तथ्य है, आप सभी को पता ही होगा, बताया भी जाता है, बुक में पढ़ते हो, देखते भी हो, हर चीजें सामने है। तो यहां से आप इसको देखो, जब मिला के बनाओगे तो यहां से पहले लिखोगे क्या, दिस इज ए फैक्ट या दिस इज फैक्ट, और यहां से दोनों को जोड़ने के लिए दैट प्रयोग कर देना, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सिंपल सा दोनों को जोड़ देना है, बीच में जो एक कॉमा लगा था ये हट जाएगा क्योंकि दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बन गए। इस प्रकार से हमें सिंथेसिस को बनाना होता है, समझ में आया। ऐसे ही आपके पास एक और है, सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, मतलब कि वह तो अमीर तो है बट हैप्पी यानी खुश नहीं है। तो अब यहां पर एक सेंटेंस है सी इज रिच, वह अमीर है, यहां पर है एक सेंटेंस, उसके बाद नया सेंटेंस सी इज नॉट हैप्पी, मतलब कि वो प्रसन्न नहीं है। तो दो हैं तो दोनों को मिलाकर के एक करना। तो यहां पर देखो इसका कैसे बनाओगे, सी इज रिच एट जोड़ देना है, ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए। सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो ये होते हैं क्या, सिंथेसिस होते हैं, समझ में आया। अब जैसे और भी आप देखना चाहो तो यहां पर देख लो, जैसे कि ही इज वेरी फैट, यानी बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो इसका हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट। जैसे यहां पर है द थीफ सा द पुलिस मैन द रन अवे, यानी कि पुलिस चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया। तो इसका हो जाएगा इस प्रकार से, ऑन सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रन अवे। फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो इसमें आपका इस प्रकार से सेंटेंस दिया रहेगा और उसके सामने ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि आपको क्या चेंज करके इसको बनाना है। जैसे कि आप देखो यहां पर, आई एम सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट, सिंपल सेंटेंस इसको बनाना है। तो ब्रैकेट में सामने लिखा रहेगा जो सेंटेंस आपको चेंज करना रहेगा, तो आपको वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छे से देख लेना, आपको पूरा मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा ही इज सर्टेनली ऑनेस्ट, ये हो जाएगा हमारा इसका। ऐसे यहां पर देख लो, ही गेव मी ए रूपी, उसने मुझे 1 रुपए दिया, इसको पैसिव बनाओ। तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट बनाते, तो ऑब्जेक्ट हमारा ए रूपी है, तो ए रूपी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपका सहायक क्रिया यहां पर हो जाएगी वाज, और इसके बाद यहां पर गिव का आपका थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो यहां पर गिवन हो जाएगा मी, और यहां पर हो जाएगा बाई लगा करके इसका ही का हिम। तो ए रूपी वाज गिवन बाई मी बाई हिम, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंस, पैसिव वॉइस, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इस प्रकार के चेंज करने के लिए आते हैं। फिर आपका यहां से आएगा क्या, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, देखो आपको पता है, सिंटैक्स में इस प्रकार के शब्द आते हैं, वाक्य विन्यास इसको बोलते हैं हम हिंदी में अगर बोले तो वाक्य विन्यास होता है। जैसे कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, अब इसमें आप क्या करोगे, वाक्य विन्यास में इसको आप कैसे कर सकते हो, कंपैरिजन किया है कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, यानी कि यह दोनों में से अच्छा है। तो भाई बेस्ट शब्द क्यों यूज करें हम लोग, इसको और अच्छा कर सकते हो तो बेटर हो जाएगा, तो बेस्ट की जगह पर बेटर यूज कर देना। ये आपका सिंटैक्स इस प्रकार से कुछ बनते हैं, जैसे कि दिस इज बेटर ऑफ द टू, बस। मोहन इज ए माइजर मैन, है ना, मोहन क्या है, कंजूस है, तो भैया इसको आप यहां पर ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना करके डायरेक्ट लिख दो मोहन इज माइजर, माइजर मतलब कंजूस। तो यहां पर आपका लिखा मोहन इज ए माइजर मैन, मैन लिखने की क्या जरूरत है, मोहन ऑलरेडी एक समझ में आ रहा है कि कोई नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, तो बस माइजर डायरेक्ट कर दो, तो यहां पर हो जाएगा मोहन इज माइजर। ऐसे यहां पर है आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं जीतूंगा, तो यहां पर हो जाएगा आई एम कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग, मुझे मेरे पास जीतने के लिए कॉन्फिडेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, समझ में आया। ऐसे ही आपके जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले शब्द होते हैं, वाक्य मुहावरे इन्हें बोलते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे। जैसे कि आपका दिया रहेगा ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, जैसे आप मुहावरे लोग हिंदी में पढ़ते आए हैं ना, तो पहले दिया जाता है कि भैया क्या होता है, एक प्रकार से दाल में काला होना, तो इसका मतलब है कोई संदेह होना, तो अर्थ हो जाता है कोई संदेह होना। फिर इसी का जब वाक्य प्रयोग करोगे तो बोलोगे कि भैया दाल में कुछ काला है, ये ऐसे करके होता है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में देखोगे ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब क्वाइट कंफर्टेबल यानी फूलों की सेज। अब इसका आपको सेंटेंस बनाना है यानी वाक्य प्रयोग करना है जैसे हिंदी में करते हो, तो इसका हो जाएगा द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जिलाधिकारी की जो पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की जो पोस्ट होती है, वो कोई फूलों की सेज नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे जिले का देखना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे विभाग हैं जो कि सब कुछ देखना। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका जो है आइडियम्स और फ्रेजेस बना सकते हो। ऐसे यहाँ पर है एट द लार्ज, इसका होता है स्वतंत्र या फ्री, है ना, इसका
बनाओगे द थीप इज एट लार्ज, यहाँ पर ये शब्द भी आना चाहिए, जो शब्द बना रहे हो उसका सेंटेंस बनाते वक्त आपका वहां पर यूज होना चाहिए, जैसे हिंदी में करते हो वैसा ही सेम टू सेम आपको सारी चीजें यहां पर भी करनी है। समझ में आया? इस तरीके से आपके ये सारे सेंटेंस बनते हैं। अब जैसे ए रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या है? तो मतलब हो जाएगा अर्थ इसका इंपॉर्टेंट, यानी कोई महत्वपूर्ण दिवस को हम बोलते हैं ए रेड लेटर डे। एंड इसके बाद सेंटेंस जब बनाओगे तो हो जाएगा द रिपब्लिक डे इज ए रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता दिवस, सॉरी रिपब्लिक डे आपका क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। इंडिपेंडेंट डे को हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, 26 जनवरी जो मनाते हैं। तो 26 जनवरी हमारा क्या है? भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस है या दिन है। ऐसे ही बाई एंड बाई का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, मतलब धीरे धीरे, तो इसका हो जाएगा ही इज रिकवरिंग बाई एंड बाई आफ्टर हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो ये होते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो उम्मीद है आप लोग, देखो यहाँ पर मैं कितने टॉपिक बता दिया, नरेशन बता दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मोनोमर्स, सब्स्टिट्यूशन, और ये जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस और होमोफोन्स वाले जो होते हैं वो आपको मैं एक वीडियो में और बता दूंगा, है ना। इनका इंपॉर्टेंट अलग से वीडियो ला देंगे। बाकी हिंदी टू इंग्लिश वाला जो ट्रांसलेशन है उसको मैं आपको कराऊंगा। तो आज का ये ग्रामर वाला वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं इंग्लिश के लिए पूरे प्रोवाइड कर दूंगा। संपूर्ण जो भी टॉपिक है आपका पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर लाएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।